वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बल और एनर्जी से महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उनको ज़रूर देखिए। इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ऐसे ही वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो बल थे 4 उनको हमने कवर किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। आज हम यहाँ पर 5वां नंबर जो है घर्षण बल यानी कि फ्रैक्शन फोर्स, इससे यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। घर्षण बल यानी कि फ्रैक्शन फोर्स, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती, चलती, लुढ़कती है तो विरोध के कारण यहाँ पर घर्षण जो है ये उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर जो घर्षण होता है इसकी जो गति या गति के दिशा के विपरीत होता है, और यहाँ पर ये जो घर्षण है ये आवश्यक होता है। अगर हम कहीं पर चल रहे हैं तो घर्षण जो है ज़रूरी है, नहीं तो हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। इसके उपयोग हम देखते हैं, जैसे कि कहीं पर जाना है, चलना है, दौड़ना, लिखना, गाड़ियों का मुड़ना, ब्रेक लगना। अगर यहाँ पर घर्षण नहीं होगा तो फिर गाड़ी क्या है, ब्रेक ही नहीं लगेगा, गाड़ी चलती चली जाएगी आगे। और ऐसे ही यहाँ पर लिखने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। तो कोई भी काम जो करते हैं हम लोग हैं उसमें घर्षण लगता है और ये आवश्यक बल होता है। टायर और चप्पल का घिसना भी यहाँ पर इसके उपयोग में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग टायर अगर चलेगा तभी तो घिसेगा, तो क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर लगता है। और चप्पल हम लोग चलते रहते हैं, कुछ दिनों के बाद देखते हैं आप लोग धीरे धीरे वो घिस जाती हैं, क्योंकि घर्षण बल लगता है, जिसके कारण ही हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पर अगर घर्षण हमको कम करना है यानी कि फ्रिक्शन को कम करना है तो बर्फ़ का प्रयोग करें और चिकनी सतह पॉलिश का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे कि घर्षण कम करना है किसी जगह पे तो बर्फ़ पे आप लोग देखते हो कि अगर बर्फ़ पे आप कोई बैठा है तो बर्फ़ बहुत चिकनी होती है, जिससे कि हम लोग वहाँ पे फिसलते रहते हैं। चिकनी सतह करनी है, पॉलिश कर दो उसी चीज़ पे तो क्या होगी, चिकनी हो जाएगी। इसलिए यह कहने कि लुब्रिकेंट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है घर्षण को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 बल हैं। एक हमारा हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल। ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारा केंद्र की ओर लगता है। ये हमारा जो है अभिकेंद्रीय बल केंद्र के अंदर की ओर लगता है। और अपकेंद्रीय बल क्या है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये केंद्र से दूर की ओर लगता है। जैसे कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, ये हमारा अंदर की ओर लगेगा। जैसे कुछ कोई चल रहा है यहाँ पर गोल गोल तो ये अंदर को फोर्स लगाएगा अभिकेंद्रीय, और अपकेंद्रीय जो है ये बाहर की ओर फोर्स लगेगा, जिससे ये वस्तु क्या है कि एक जगह पे ये चलती रहेगी। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी अंदर को लगाती है अभिकेंद्रीय बल और बाहर को लगाती है अपकेंद्रीय बल, तो इसके कारण ही वो सूर्य का रोटेशन जो है एक अक्ष पर करती है, नहीं तो क्या होगा इधर उधर हिलेगी डुलेगी। क्योंकि दोनों यहाँ पर जो बल होंगे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय ये बराबर होंगे, तभी एक वस्तु एक स्थान पर चलती है। जिसके कुछ एग्जाम में पूछता है, वो आप लोग ध्यान रखें। पहले हम देखते हैं अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल। जैसे कि मौत का कुआं यहाँ पर जो होता है, इसमें जो बाइक चलाता है उसमें यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल ही लगता है। कुएं में बाइक के टायरों द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर बल लगता है, और बाइक के ऊपर अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है, और ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि बाइक आप लोग देखते हैं कि वो चलती रहती है। देखो एक बार फिर से देख लो, कुएं में बाइक के टायरों पर कुएं की दीवार पर बाहर की ओर बल लगता है, और बाइक के ऊपर जो है अंदर की ओर बल लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो गाड़ी होती है वो आसानी से चलती रहती है। दूसरा है पत्थर की डोरी से बांधकर घुमाना। आप लोग देखते हो कि पत्थर की डोरी अगर घुमाई जाती है तो क्या होता है, वो अंदर की ओर झुकने लगती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना भी यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। चौथा है सर्किल पर गाड़ी को घुमाना। कोई भी सर्किल है उस पर अगर गाड़ी घुमाई जाती है तो क्या होता है, देखो गाड़ी जो है अंदर की ओर झुकी रहती है हल्का सा, और वो वहाँ पर लगता है अभिकेंद्रीय बल। अब हम उपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अपकेंद्रीय बल का। मक्खन से, यहाँ पर दूध से मक्खन को अलग करना, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ये आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछेगा और आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है। और ये तो आपको पता ही चल गया है कि यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है ये केंद्र की ओर लगता है, और
अपकेंद्रीय जो बल है ये केंद्र से दूर की तरफ बल लगता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो फोर्स और दिए हुए हैं, आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स, दूसरा है सासंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर इसको पहचानेंगे कैसे, माने आसंजक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लगता है असमान कणों के मध्य लगने वाला बल जो यहाँ पर है ये हो जाएगा हमारा आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स, और सासंजक बल यानी कि कोहेसिव लगता है यहाँ पर समान कणों के मध्य, सामान्य सासंजक, ये आप लोग ध्यान रखें, और आमान्य यहाँ पर असमान कण। यहाँ पर क्या है, आसंजक में असमान कणों के मध्य यहाँ पर बल लग रहा है, सासंजक में यहाँ पर समान कणों के मध्य बल लग रहा है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, देखो यहाँ पर कांच के ग्लास से पानी को बाहर निकालने पर कांच की सतह पर, यहाँ पर ग्लास की सतह पर चिपकी हुई पानी की बूंदें, जैसे आप लोग देखते होंगे कि ग्लास में पानी भरते हैं तो अगर पानी सब निकाल दें उसके बाद फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि बूंदें कुछ रह जाती हैं, तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एडहेसिव फोर्स का। इसमें क्या होगा कि असमान कण जो हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, और यहाँ पर किसमें फोर्स लगता है, कांच और पानी के बीच में यहाँ पर बल लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, होंठों और लिपस्टिक के बीच बल, यहाँ पर असमान यहाँ पर कण है, होंठ अलग कण है हो जाएगा और लिपस्टिक अलग है, तो ये दोनों क्या होता है एक दूसरे से चिपक जाती हैं। नेक्स्ट है काजल लगाना और मार्कर से लिखना, इसमें भी क्या होता है जैसे काजल लगाया, अगर उसमें एडहेसिव फोर्स नहीं लगेगा असमान कणों में तो क्या होगा, काजल फैल जाएगा चारों तरफ, तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ही लगता है जिससे कि काजल जो है एक लाइन में लगा रहता है। दूसरा है एग्जाम्पल यहाँ पर परमानेंट मार्कर, और दूसरा है पानी से कपड़ा भीगना, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल है। आसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पानी के बीच में बल लगेगा, समान कण है यहाँ पर पानी तो इसमें बल लगने वाला है। इसमें क्या होगा कि ठोस में सबसे ज़्यादा बल लगेगा, द्रव में कम लगेगा, और उसके बाद गैस का नंबर आता है। जैसे कि बर्फ़ के जो कण होते हैं ये एक समान होते हैं और ये आपस में बहुत ज़्यादा डेंसली एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इसके अलावा पानी हो जाएगा, और भाप, इसमें क्या है कि समान ही कण होते हैं। जैसे कि पारे और पारे के बीच में यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, तो ये कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं थर्मामीटर है तो उसमें पारा चिपकता नहीं है क्योंकि वहाँ पर लग रहा होता है कोहेसिव फोर्स, तो वो क्या होता है कि ऊपर जाता है फिर नीचे एकदम से आ जाता है। कहीं पर भी आप देखते होंगे कि स्टिक नहीं होता उसमें, तो वहाँ पर लगता है कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम देखते हैं भार। आप लोग जानते होंगे भार यानी कि वेट, इसका फार्मूला क्या है, W=m/g। m यहाँ पर हो जाएगा हमारा मास यानी कि द्रव्यमान, और g हमारा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने पिछली क्लास में देखा था 10 मीटर पर सेकेंड होती है। द्रव्यमान जो है हमारा अपरिवर्तित रहता है, ये कभी भी द्रव्यमान जो है ये यानी कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है कोई भी वस्तु का। जो हमारा भार है यानी कि वेट जो है हमारा g पर निर्भर करता है, जी पर यानी निर्भर करता है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर जो हमारा भार है वो निर्भर करता है। अगर यहाँ पर जी बढ़ेगा यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो हमारा वेट भी बढ़ने वाला है, और यहाँ पर अगर जी कम होगा तो वेट भी कम हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, लिफ्ट का क्वेश्चन पूछता है पेपर में। देखो, अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो क्या होगा, और अगर लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही है तो क्या होगा। अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है तो क्या होने वाला है। अगर लिफ्ट की केबल जो है वो अगर टूट जाए तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखो पहला क्या है, अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमारे भार में क्या है, वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन है ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, तो भार में हमको महसूस होता है कि वृद्धि हो गई। ये आप समझ गए। दूसरा है, अगर लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही है, मान लो लिफ्ट जब नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि भार जो हमारा कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पर नीचे को होता है, एक्सीलरेशन कम हो जाता है और यहाँ पर भार में यहाँ पर कमी महसूस होती है। तीसरा है, अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, अगर लिफ्ट मान लो एक समान वेग से ऊपर जाए एकदम से और फिर क्या करे एक समान नीचे आए, तो यहाँ पर भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये पॉइंट ध्यान रखें। चौथा पॉइंट है, अगर लिफ्ट की केबल जो होती है अगर वो अचानक से टूट जाए, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर गई एकदम से और उसकी केबल कोई काट दे तो क्या होगा कि धड़ाम से नीचे गिरने वाली है, तो यहाँ पर भारहीनता महसूस होने वाली है। तो ऐसा लगेगा कि कोई भी भार नहीं है
और लिफ्ट क्या है, एकदम से नीचे गिर जाएगी। इसी को यहाँ पर फ्री फॉल कहा जाता है। यहाँ पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एनर्जी के बारे में, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, यहाँ पर कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ये होती है अदिश राशि। इसका मात्रक क्या है, जूल और अर्ग यहाँ पर ऊर्जा के मात्रक होते हैं, यानी कि इसके यूनिट होते हैं। जो हम लोगों के पास ऊर्जा है वो उसका स्रोत क्या है, तो ये यहाँ पर सूर्य हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा ना तो सृजित यानी कि क्रिएशन होती है और ना ही इसका विनाश होता यानी कि डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can be converted into another form। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, क्योंकि एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसका बस रूप बदलता है। आइंस्टीन यहाँ पर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फार्मूला दिया था E=mc²। यहाँ पर इन्होंने फार्मूला दिया हुआ था। E यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी, m यहाँ पर मास है यानी कि द्रव्यमान, और c² यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लाइट की स्पीड होती है। ये फार्मूला जो है आइंस्टीन का है और यहाँ पर होता क्या है, E=mc²। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण से यहाँ पर जो है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये लोग आप लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर जो है पहला है सोलर पैनल। सोलर पैनल से क्या होता है, सौर ऊर्जा जो हमारी होती है ये बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, तो इसमें क्या होता है कि सौर ऊर्जा जो होती है, सन की लाइट जो होती है, ये हमारी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है माइक और माइक्रोफोन जो होता है, इससे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं तो फिर ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरे लोगों को सुनाई देती है। माइक में बोलते हैं और बाद में विद्युत ऊर्जा जो है वो सुनाई देती है। ध्वनि ऊर्जा जो हम यहाँ पर होगी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने वाली है। नेक्स्ट है साउंड। साउंड क्या होता है, माइक से इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है इसमें कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है लाउड स्पीकर और ईयरफोन से हमको सुनाई देता है, तो यहाँ पर साउंड एनर्जी जो है में कन्वर्ट होता है। लाउड स्पीकर और ईयरफोन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। बल्ब और ट्यूबलाइट, और पहले बल्ब को यहाँ पर लट्टू भी कहते थे, तो इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है, इसको लाइट मिलती है और बाद में हमको क्या दिखता है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा और हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो बल्ब और ट्यूबलाइट में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा हीट में कन्वर्ट होती है। जनरेटर और डायनमो का कार्य क्या होता है, तो ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे किसी की शादी थी, अब लाइट अचानक से चली गई तो उसने क्या किया, डायनेमो को ऑन किया, जनरेटर को ऑन किया, और यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो हमारी बदल गई विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है मोटर। मान लो किसी की शादी थी तो यहाँ पर अब टंकी में पानी सब यूज़ कर डाले तो क्या होगा, वो मोटर चलाएगा। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर मोटर चलेगा, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट होगी और पानी भरेगा। नेक्स्ट है मोमबत्ती। यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर जैसे होता है, तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा का जो होती है ये हमारी मोमबत्ती के द्वारा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्म ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। बैटरी और इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, अब मान लो किसी की शादी है, अब वहाँ पे अचानक से लाइट गई, अब इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, डायनेमो का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, इन्वर्टर लगा है तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था, तो क्या करेगा, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा उसमें हम लोग डालते हैं। आप लोग देखते होंगे पानी उसमें डाला जाता है बारिश का, और डिस्टिल वाटर भी डालते हैं, तो उससे क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा क्या है, इन्वर्टर और बैटरी से यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं जो हमने टेलीग्राम में भी यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।